अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपरली एलिज़ाबेथन एज को स्टार्ट करेंगे और एलिज़ाबेथन एज में हम एडमंड स्पेंसर को द पोइट हम पहले पोइट्री के सेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद ड्रामा एंड देन प्रोज। तो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट नेम है आफ्टर द चॉसर वो हमारे पास एडमंड स्पेंसर हैं। 1552 में पैदा हुआ था, 1599 में उसकी डेथ हुई थी। और एडमंड स्पेंसर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में तीन प्लेसेस का नाम आता है। एक हमारे पास है कैम्ब्रिज, दूसरा है लंदन और तीसरा आयरलैंड। अगर हम उसकी लाइफ को देखें तो ये जो तीनों प्लेसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस और इसकी लाइफ इन तीनों प्लेसेस के इर्द गिर्द घूमती है एडमंड स्पेंसर की। कैम्ब्रिज वो जगह थी जहाँ पर उसकी एक्वेंटेड हुई एक्वेंटेंस पैदा हुई थी, जहाँ पर वो क्लासिक एंड इटालियन पोइट्स के साथ उसको वहाँ पर इटालियन पोइट्स को उसने पढ़ा, क्लासिक को पढ़ा और बहुत ज़्यादा जो रीडिंग्स जो क्लासिकल रीडिंग इटालियन रीडिंग्स थी उस वहाँ पर उसके वो एक्वेंटेंट हासिल हुई। इसके अलावा लंदन में जब लंदन में आया तो वहाँ पर उसने ग्लैमर देखा और ग्लैमर के साथ साथ एक कोर्ट लाइफ में उसने एक ग्लैमर देखा और उसके साथ वहाँ पर जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो भी उसको देखने को मिली। आइलैंड वो जगह थी जहाँ जहाँ पर उसकी जो ब्यूटी इमेज जो इमेजरी थी ऑफ द ओल्ड केल्टिक पीपल और जो उसका बेहतरीन काम था जो लिटरेचर में एडमंड स्पेंसर ने प्रोड्यूस किया था तो वो आइलैंड में प्रोड्यूस हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडमंड स्पेंसर को। एडमंड स्पेंसर जो था उसकी बर्थ प्लेस जो थी इट्स में ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन में हुई थी। वो एक इंतहाई गरीब आदमी था, पुअर मैन था और उसकी जो एजुकेशन थी इनिशियल उसने एजुकेशन अपने मर्चेंट टाइलर स्कूल में शुरू की थी लंदन में और फिर बाद में उसने यही एजुकेशन जो था कंटिन्यू किया था कैम्ब्रिज में, जहाँ पर वो वेल्थी स्टूडेंट्स के लिए एज अ सीजर काम करता था एंड कि और वहाँ से उसको स्केंट लिविंग मिलती थी और वो अपनी एजुकेशन जारी रख रहा था। ये कैम्ब्रिज थी। कैम्ब्रिज ये वो ग्लोरियस वर्ड था जहाँ पर एक जो बेचारा गरीब स्कॉलर है जो हु नोज जो जानता था कि किस तरह से उसने अपने लिए हु क्रिएट फॉर हिमसेल्फ कि किस तरह से इसने अपनी ज़िंदगी बनानी है, किस तरह से अपनी वर्ल्ड बनानी है। तो उसने क्या किया था कि उसने क्लासिक पढ़ना शुरू किया और इसके अलावा जो जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, इटालियन पोइट्स थे, उसको भी उसके साथ उसने एक्वेंटेंस हासिल की थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये वो दौर था जहाँ पर उसने नंबरलेस पोएम्स लिखे थे ऑफ हिज ओन। और चौसर को वो अपना मास्टर समझता था, चौसर को वो अपना बिलावेड मास्टर समझता था। उसकी एम्बिशंस ये नहीं थी कि वो कैंटरबरी टेल को या फिर चौसर से उसको रेवेल करे या उससे जेलसी थी, बल्कि वो उसको अपना मास्टर समझता था। लेकिन ये था कि बट रादर टू एक्सप्रेस द ड्रीम ऑफ द इंग्लिश ट्रेवलरी उसने क्या किया था, बिल्कुल जो इटालियन पोइट था एरिस्टो हैड डन फॉर इटली इन द ऑरलैंडो फ्रोसियो। तो कैम्ब्रिज को जब जब उसका दौर कैम्ब्रिज में कंप्लीट होता है और कैम्ब्रिज को छोड़ने के बाद वो फिर नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड में चला जाता है। उसके बाद फिर वो पर मैं लिख लेता हूँ नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड। ही वेंट टू द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड, नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड वहाँ चला जाता है। और ये वो दौर था जो तकरीबन अमूमन हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि यहाँ पर वो किस काम से गया था और उसका यहाँ पर कौन सा काम था। लेकिन इसके बारे में ये रूमर्स है कि इसके यहाँ पर जो चीफ ऑक्यूपेशन था वो ये था कि ही फॉल्स इन लव और उसकी जो बिलाविड थी रोज़ालिंड, उसकी बिलाविड यहाँ पर रोज़ालिंड, जो शेपर्ड कैलेंडर में भी हमें इसका रेफरेंस मिलता है। और शेपर्ड कैलेंडर ये एक ऐसी उसकी पोएम है जहाँ पर बायोग्राफर से ज़्यादा खुद अपनी डिटेल हमें अपने आप देता है। तो ये वहाँ पर होता है और जब उसका एक दोस्त होता है हार्वे। हार्वे की रिक्वेस्ट पर वो वापस आता है और हार्वे की रिक्वेस्ट पर वो लंदन आ जाता है और उसकी कैम्ब्रिज से का दौर ख़त्म होकर लंदन का दौर शुरू होता है। अब यहाँ पर लंदन जब आता है तो वो अपने साथ वो जो इनिशियल पोएम्स है वो अपने साथ लेकर आता है और यहाँ पर वो एक लाइकास्टर एक दोस्त से उसका लाइकास्टर लाइकास्टर के घर में वो रहना शुरू करता है। लाइकास्टर वो इंसान होता है जो एट द हाइट ऑफ द रॉयल फेवर। तो उसके घर में वो शेल्टर लेता है और उसके घर में रहता है। और उसका घर जो था एक लिटरेरी मरकज़ था जहाँ पर फिलिप सिडनी के साथ उसकी एक्वेंटेंस हुई थी एंड मोस्ट प्रॉबली बाकी जितने भी
राइटर्स थे ऑफ द एज, वहाँ उसके साथ जान पहचान हुई थी स्पेंसर की। तो ये लाइकास्टर में वो रहने लगा, और यहाँ पर ये वो दौर था जब उसने अपना पहला पोइट्री का जो काम था, शेपर्ड कैलेंडर, जो हम बाद में लिखेंगे वन बाय वन, उसके काम को डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। तो यहाँ पर जो उसका जो सबसे पहला जो काम था शेपर्ड कैलेंडर, वो यहाँ पर इसने लाइकास्टर के हाउस में मुकम्मल कर दिया था। और यहाँ पर वो सिडनी से भी मिला था, और बाकी जितने भी क्वींस फेवरेट्स थे उससे भी इसकी जान पहचान हुई थी स्पेंसर की। तो यहाँ पर जो कोर्ट के जो हालात थे वो मतलब वहाँ पर फ्लड फ्री थी, इंट्रीग था, और स्पेंसर की ओपिनियन में ये जो कंडीशंस थी, जो पोजीशंस थी, जो डिपेंडेंट कंडीशन थी स्पेंसर की, ये अनफेवरेबल थी उसके लिए, ये उससे हजम नहीं हो रही थी, उसके लिए ये सही नहीं था, उसको कंफर्ट नहीं पहुंचा रही थी। यहाँ पर वो डिसल्यूटरी ज़िंदगी गुजारता है। तो 580 में क्या करता है कि 580 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 580 में लाइकास्टर के इन्फ्लुएंस से वो यू नो जो लाइकास्टर्स होता है उसके इन्फ्लुएंस स्पेंसर जो अपनी ये डिपेंडेंट पोजीशन से बिल्कुल तंग था, वो लॉर्ड ग्रे जो लॉर्ड सेक्रेटरी टू द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड ग्रे जो सेक्रेटरी होता है, लॉर्ड ग्रे का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और ये लॉर्ड ग्रे कौन होता है? ये क्वीन टेपुटी होता है इन आयरलैंड में। और वहाँ पर इसकी जो थर्ड ज़िंदगी इन आयरलैंड, और इसकी ज़िंदगी का जो थर्ड फेज़ है आयरलैंड का, वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर उसका जो ही कंपाइंड हिज चीफ थ्रू वन कैंपेन ऑफ द सेवेज ब्रुटैलिटी पुटिंग डाउन एन आयरिश रिबेलियन। यहाँ पर आयरिश रिबेलियंस वहाँ पर होती है, आयरिश देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। एंड यहाँ पर ये एक स्ट्रेटजी डिवाइस करता है, जो एक इट वाज अ शॉकिंग फ्रॉम अ मैन ऑफ अ पेन ना, जो सिर्फ पोइट्री या पैसिव सोल होता है, जो सिर्फ पोइट्री करता है, और उसके की वजह से वो क्या करता है, एक प्लानिंग एक स्ट्रेटजी डिवाइस करती है, जो और इसी स्ट्रेटजी की वजह से इंग्लैंड आयरलैंड की जो रिबेलियस ग्रुप होता है उस पर वो काबू हासिल, दे कैन गेट कंट्रोल, दे कंट्रोल्ड ओवर द रिबेलियस ग्रुप इंग्लिश। और जिसकी वजह से स्पेंसर को एक कैसल क्वीन ऑफ एलिजबेथ की तरफ एक कैसल ऑफ किल किल कॉलमॉन किल कॉलमॉन ये दी जाती है। और यहाँ पर और इसके साथ साथ और भी बहुत बड़ा स्टेट इसको दे दिया जाता है, जो ऑल ऑफ द डेसमंड होता है, जो आइलैंड का होता है, जो इससे कैप्चर किया जाता है और स्पेंसर को दी जाती है। और यहाँ पर उसकी लाइफ जो होती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ हिज ग्रांट, एंड ही मस्ट रिजाइड इन इंग्लिश सेटलर, ही रिगार्डेड अ लोनली एग्जाइल, क्योंकि वहाँ पर लोनली होता है और अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारना शुरू करता है। लेकिन ये वो दौर होता है जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन काम, जिसमें फेरी क्वींस वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं, और वो अपने काम को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करता है। और ये भी ज़रूरी है नोट करना कि जो अनहैप्पी जो एक व्यू था, जो आइलैंड के साथ जो एक टेंशन चल रही थी, तो उस पर उसने एक एक प्रोज वर्क, ओनली प्रोज वर्क लिखा था। उस प्रोज वर्क को कहते हैं कि व्यू ऑफ द व्यू ऑफ द स्टेट व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आइलैंड, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द आइलैंड। और ये काम उसने 1596 में लिखा था, द ओनली प्रोज वर्क इन विच ही सबमिटेड अ प्लान फॉर pacifying the oppressed and rebellious people. This was to bring a huge force of cavalry and infantry into the country and give an Irish a brief time to submit, and after that to hunt them down. He calculated the cold, famine, and sickness. Uh, he says that cold, famine, sickness would help the work of the sword, and after the rebels had been well hunted, well killed, well dressed for 2 winters, and so the following summer would find the country peaceful. So it was a plan from a point of harmony. It was a plan from the point of harmony and beauty was somewhere milder, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि इस किस्म का पोइट इस किस्म की स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकता है। एंड क्योंकि
usually the treatment of a brave people who offense was that they love liberty and religion. ये आइलैंड की जो एक कोशिश थी कि दे लव लिबर्टी एंड रिलीजन. सो ये जो व्यू था ये उसका जो व्यू था प्रोज में ये बिल्कुल एक पोइट की तरह नहीं, एक स्टेटमेंट मैन की तरह था, एक पॉलिटिशियन की तरह था, एंड इसको एक्सेलेंटली वेल रिसीव्ड किया गया इन इंग्लैंड में. चलो आते ही वापस अपने किल कमान में. किल कमान जो था यहाँ पर ये जो किल कमान था यहाँ पर इसमें नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी. नेचुरल ब्यूटी इसमें नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी. नेचुरल ब्यूटी. और यहाँ पर स्पेंसर जो था फिनिश अपनी जो सबसे अहम काम जो था उसने फेरी क्वीन का उसने अपने 3 किताबें यहाँ पर मुकम्मल कर दी थी. और इन 1589 में जब सर वॉल्टर रॉले जब यहाँ पर रॉले आता है यहाँ पर रॉले स्पेंसर के पास विज़िट करता है और उसको स्पेंसर जब अपनी इस फेरी क्वीन की 3 बुक्स जो इसने इस टाइम लिखी हुई थी वो सुनाता है, तो वो रॉले इसको बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ सुनता है और उसको ये वो स्पेंसर को अपने साथ लेकर क्वीन एलिज़ाबेथ के सामने पेश करता है. और ये पहले जो 3 बुक्स थे वो इसको फ़ौरन इंस्टेंट सक्सेस मिलती है जब जैसे ही ये पब्लिश हो जाते हैं और उनको एक ग्रेटेस्ट वर्क का एक ग्रेटेस्ट वर्क के तौर पर इसको समझा जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज में. और उसको तकरीबन ईयरली पेंशन ऑफ 50 पाउंड जो थे उसको ईयरली 50 पाउंड्स पेंशन भी उसको ईयरली ग्रांट की दी जाती है बाय द एलिज़ाबेथ. अब और लेकिन ये पोर्ट दोबारा वापस आइलैंड आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद स्पेंसर सबसे पहले एक खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी होती हैं ब्यूटीफुल एलिज़ाबेथ. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एलिज़ाबेथ. एलिज़ाबेथ एलिज़ाबेथ द आयरिश गर्ल. एक तो क्वीन एलिज़ाबेथ है वो शी वाज समथिंग एल्स. ये हमारे पास एक आयरिश गर्ल थी, ब्यूटीफुल गर्ल थी. इसके इसके साथ वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और इस पर वो अपना एक पोएम है एमोरोटी वो लिख लेता है, अ सोनेट इन हर ऑनर. और उसके बाद फिर जब उसकी शादी अपनी फेरी क्वीन का वो मंसूबा कैरी आउट करता है और ब्यूटीफुल वुमेन के साथ जब इसकी शादी हो जाती है तो इपिथिलेमियन वो लिख लेता है. और बिल्कुल बेहतरीन किस्म का ये एक हैमन्स है, वेडिंग हैमन है इन एनी लैंग्वेज. तो स्पेंसर का जो नेक्स्ट विज़िट जब वो लंदन आता है 1995 में तो यहाँ पर वो अपना जो एक एलिजी होती है एरिस्टोफेल एक एलिजी है जो स्पेंसर ने लिखी थी सिडनी अपने फ्रेंड सिडनी की मौत पर. तो ये भी वो अपने साथ पब्लिश कर लेता है और इसके अलावा फेरी क्वींस उसको भी लेकर आता है. यहाँ पर ऑन दिस विजिट जब वो आता है तो दोबारा लाइकेस्टर के घर में रहता है और यहाँ पर वो जो फेवरेट अब यहाँ पर एक्ोपाइड बाय न्यू फेवरेट एसेक्स एंड ही यहाँ पर वो तकरीबन गालिबन वो शेक्सपियर से भी मिल लेता है और जो बाकी जो एलिज़ाबेथ एलिज़ाबेथन एज के जितनी भी मेन लिटरेरी इंसाइट या फिगर्स थे उनसे भी उनकी मुलाकात होती है. लेकिन फिर दोबारा से ये दोबारा आइलैंड वापस चला जाता है और स्पेंसर वहाँ पर वहाँ पर एक शेरिफ ऑफ द क्रॉक के तौर पर भी उसको अपॉइंट किया जाता है. लेकिन यहाँ पर टायरन रिबिलियंस इंग्लैंड आइलैंड में आ जाती है और जिसकी वजह से किलकॉलमोन जो उसका कैसल होता है उसको जला दिया जाता है. और बहुत जगहों पर ये भी लिखा हुआ है कि जो किलकॉलमोन को जब जलाया गया तो उसमें स्पेंसर का एक छोटा बेटा उसको भी जला दिया गया था और स्पेंसर अपनी बीवी और उसके साथ बियरली मुश्किल से वहाँ से फ़रार हो जाता है और वापस वहाँ पर आकर अब लंदन आ जाता है. तब उसके पास कुछ भी नहीं होता. बेन जॉनसन इसके बारे में लिखता है कि ही डाइड फॉर वांट ऑफ अ ब्रेड. अब ये वांट ऑफ अ ब्रेड अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम इसको पावर्टी स्टारवेशन के ज़रिए भी ले सकते हैं या फिर
ये कि जो सब कुछ जो, क्योंकि इसके बाद ये जो रिबेलियंस आया था और जब इसका घर जला दिया गया था, तब कहा जाता था कि फेरी क्वींस के जो बहुत सारे बुक्स जो थे या वर्क जो था उसमें जला दिया गया था, उसका बहुत सारा लिटरेरी वर्क जो पब्लिश भी नहीं हुआ था वो भी जला दिया गया था। तो इसके इस एंगल से भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये तो स्पेंसर की लाइफ थी। अब हम देखेंगे कि स्पेंसर ने काम कौन कौन से वर्क को प्रोड्यूस किया था। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्क ऑफ द स्पेंसर दैट ही प्रोड्यूस्ड। अब वर्क ऑफ द स्पेंसर में कौन कौन से थे, इस सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि फेरी क्वीन जो था वो उसका सबसे अहम ग्रेटेस्ट वर्क था फेरी क्वीन। लेकिन फेरी क्वीन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहला वर्क उसका जो था, द शेपर्ड द शेपर्ड द शेपर्ड्स कैलेंडर। सबसे पहला उसका जो वर्क था वो कौन सा था, शेपर्ड कैलेंडर। ये एक पेस्टोरल रोमांस था। और स्पेंसर ने ये जो शेपर्ड कैलेंडर था ये पोइट्रिक का उसकी जो एक एक स्टार्टिंग पॉइंट था इसमें, वो ये पेस्टोरल रोमांस था। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, पेस्टोरल रोमांस था, पेस्टोरल पोएम था, जिसको मॉडल किया गया था। इट वाज मॉडल्ड ऑन it was modeled on Theo, Theocritus and Virgil, Theocritus and Virgil, and their Italian and French follower of the Renaissance. So इसमें हमारे पास तकरीबन 12 यू नो तो पेस्टोलर रोमांस था। और इसको हम शॉर्ट पोएम्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पोएम्स स्मॉल 12 पोएम्स कह सकते हैं, वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ये जो था, ये शेपर्ड कैलेंडर जो था, ये इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग है, हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग है। और डायलॉग किसके दरमियान में है, डायलॉग अमंग अ शेपर्ड इंक्लूडिंग द a shepherd including the poet under the name Colin Colin Cloud। एक shepherd होता है, एक shepherd हमारे पास यहाँ पर होता है, हमारे यहाँ एक डायलॉग्स शेपर्ड्स आते हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग रेनेसांस पीरियड। और एक पोएट इंक्लूडिंग, जिसमें एक पोएट भी होता है अंडर द नेम ऑफ कॉलिन क्लाउड। और ये जो कैलेंडर है इज़ गिव इज़ अ रेनेसांस पीरियड, इट इज़ रिटन, और ये आर्केक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जस्ट टू गिव इट अ नेशनल करेक्टर। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट इट are of the different kinds and lines of every length. The principle of the balance and symmetry is meticulously observed. तो यहाँ पर जो शेपर्ड कैलेंडर्स हैं ये एक स्पेशल किस्म का, एक स्पेशल का, यहाँ पर हमें इसके स्पेशल कैरेक्टर्स मिलते हैं एट द टाइम एंड पोइट्री वाज स्टिल क्रूड एंड फॉर्मलेस। कोई खास फॉर्म नहीं थी पोइट्री के। सो द सब्जेक्ट इज़ द टाइटल ऑफ इम्पोर्टेंस। इंग्लैंड इज़ represented as the vast sheep farm ruled by shepherd queen Elisa, daughter of Pan and Cyrenix. Against this backdrop, the poet discourses of love, poetry, Puritanism and other current topics. Here is the यहाँ पर हमें ये सब कुछ शेपर्ड्स कैलेंडर में। सो इट वाज द फर्स्ट मोस्ट वर्क शेपर्ड कैलेंडर इन द फॉर्म ऑफ द 12 शॉर्ट पोएम्स। इसके अलावा हमारे पास शेपर्ड कैलेंडर्स के अलावा उसके जो काम लिखा था चॉसर ने, स्पेंसर ने, द फेरी द फेरी क्वीन था। लेकिन फेरी क्वीन को हम लेटर ऑन बाद में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फेरी क्वीन के अलावा उसने एरिस्टोफल लिखी थी। अभी मैंने डिस्कस किया कि जब वो दोबारा से लंदन आया था, एरिस्टोफेल जब उसने आया था, तो ये एक एलेजी थी, अपेस्टोरल एलेजी हम इसको कह सकते हैं, अपेस्टोरल एलेजी। ये
किसके लिए लिखी थी? ये उसने सिडनी के लिए, पेस्टोरल सिडनी की याद में लिखी थी, क्योंकि सिडनी जो था एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक इज़्ज़त मंद इंसान था, और एक ऑनर था, एक ग्रेसफुल बंदा था, और वो मर यू नो ही वाज डाइड इन अ वॉर। वो तो उसके ऑनर में उसने ये एलेजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ द सर फिलिप सिडनी। इसके अलावा इसने एक और पोइम लिखी थी जिसको हम नाम देते हैं कॉलन कॉलिन क्लाउड्स कॉलिन कॉलिन क्लाउड्स कॉलिन क्लाउड्स होम कम होम अगेन कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन। और इसके अलावा उसने अपनी ब्यूटीफुल आयरिश जो उसकी बिलविड थी उसके लिए लिखी थी, यू नो एमाराटी एमाराटी उसने लिखी थी। और इसके अलावा उसने जो अपनी शादी को जिसमें उसने वेडिंग हैमन लिखे थे, वो उसमें उसको हम कहते हैं इपिते इपितेलेमियन, ये लिखा हुआ था। इट्स अ वेडिंग सॉन्ग, ये एक वोट था ऑन बोथ एड्रेस हिज वाइफ एंड हिज वेडिंग एंड वाइफ। इसमें एक जिसने अपनी मैरिज को उसने जिसमें सेलिब्रेट किया था उसको हम नाम देते हैं प्रोते यू नो प्रोतेलेमियन प्रोतेलेमियन। इसमें उसने अपने मैरिज को उसने अपने सेलिब्रेट किया हुआ था। इसके अलावा यू नो द फोर ऑफ द हेमन ऑफ द लव एंड ब्यूटी, जो माइनर वर्क था उसमें हमारे पास उसका हर्बर्ट मदर हर्बर्ट टेल है। मदर हर्बर्ट टेल वो आ जाता है। मदर हर्बर्ट टेल के ये एक सटायर था ऑन द कॉर्ड। और इसके अलावा द टीयर ऑफ द टीयर ऑफ द टेयर ऑफ द मोजिस द टेयर ऑफ द मोजिस, ये भी उसने लिखा हुआ था। और मोजिस द टीयर ऑफ द मोजिस बी वेल द सेड स्टेट ऑफ द मोजिस हु हैव नो पैटर्न इन द दिस बारबैरिक एज। इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल। जब वो लाइकेस्टर के घर में था, और तब उसने लिखा हुआ था कि उसके पास जो थी स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसको पेट्रोनाइज करने वाला कोई नहीं था। तो ये काम उसके माइनर काम में आते हैं। We are going to discuss one by one these works. पहले तो हमने as we have discussed the shepherd calendar, that it is the pastoral romance model on the Theocratic and Virgil, और ये in the form of dialogues, और इसमें 12 short poems थे। So the next one we have Fairy Queen, but once again I'm going to say that Fairy Queen will be the last topic of this lectures. So first we are going to discuss the Aristotle and a pastoral elegy. ये पेस्टोरल एलेजी था। यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर से लिख लेता हूँ, पेस्टोरल एलेजी था, और ये इन द फॉर्म ऑफ एलेग्री लिखा हुआ था। एलेग्री एलेग्री हम जानते हैं कि एलेग्री एलेग्री को हमें पता है कि एलेग्री इट्स अ मिडिवल जॉनरा, वेरी फेमस जॉनरा, एंड द ग्रेसफुल इन इट्स डेकोरेटिंग डिस्गाइज। इसके जो रोमांटिक हीरो था, इसमें जो हीरो था रोमांटिक हीरो ज्यूटपन, एक हीरो था इसमें ज्यूटपन। और कॉलन क्लाउड कम अगेन होम, इसके इस पर उसने कि किस तरह से सिडनी का ऑनर था, उसकी इज़्ज़त थी, उसकी बहादुरी थी, ब्रेवरी थी, इन सारी चीज़ों को इसने एरिस्टोटल में इसने डिस्कस किया था। इसके अलावा उसका जो वर्क था, उस वर्क को हम दूसरा वर्क जो था उसको हम दी एमारोटी। अब ये एमारोटी कौन था? एमारोटी एक पोइम था जिसमें उसने अपने बिलविड को
जब वो दोबारा से आइलैंड आया था और वो दोबारा से एलिज़ाबेथ बॉयल्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था। एलिज़ाबेथ 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 यू नो बॉयली जब उसकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हुआ था और उसने यहाँ पर एक कंट्री लास थी, कंट्री लास एक यंग एक वर्जिन गर्ल थी, उसकी नेबर थी। ये लेडी वाज वन आफ्टर अ लॉन्ग एंड एगनाइजिंग कोर्टशिप। उसके लिए इसको हासिल करने के लिए उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, और जब उसको फाइनली वो मिल गया तो उसने अपनी जो इमोशंस थे उसको रिकॉर्ड कर दिया इन अ सीरीज़ ऑफ द सोनेट। सो ये जो था हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये ऑफ द सीरीज़ ऑफ द सोनेट्स है, सीरीज़ ऑफ द सोनेट्स एमआरटी में है। और उसके बाद जब यहाँ पर दे हैव बीन डिस्पर्स्ड बाय सम क्रिटिक्स कि उसने कहा कि ये क्या है, ये एक एवरेज पोएम है, और इस तरह से उसने किया था कि इसका जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, ये मुनासिब और सही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उसने एक और पोएम लिख दिया था जिसको हमने अभी लिख लिया था कि टी एपी एपिथेलियन था। ये वो सोनेट था जिसमें उसने अपने ये एक ब्राइडल ओड था, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या था, ये यू नो ब्राइडल ब्राइडल ओड था। ये इट इज़ अ ब्राइडल ओड इन अ लॉन्ग स्टेंजा ऑफ 17 एंड 18 19 लाइन्स। इसके जो स्टेंजा थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे, 17 18 और 19 लाइन्स के जो स्टेंजास थे, एंड द लास्ट बीइंग अ रिफ्रेन दैट इकोस थ्रू आउट द पोएम्स। तो इट इज़ अ मैग्निफिकेंट कंपोजिशन, अनसरपास्ड फॉर इट्स ग्रेसफुल फीलिंग, फ्रेंकली वो लपचस। मतलब ये जो था ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेंसेस उसने लिखे थे। उसने बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शंस की थी इसमें, और हंटिंग मेलोडी था उसमें। इट इज़ नॉट ओनली द बेस्ट ब्राइडल पोएम इन एनी लैंग्वेज बट द बेस्ट ऑफ द स्पेंसर वर्क आफ्टर द फेरी क्वीन। So Fairy Queen may be his greatest poem, but Epithalamion is certainly the best and the most delightful. तो इसके अलावा इसके साथ साथ इसका एक और पोएम जो है जिसको हम नाम देते हैं प्रो प्रोते प्रोतेलिमियन प्रोतेलिमियन इसको हम प्रोतेलिमियन नाम देते हैं। ये इन द ऑनर ऑफ द डबल मैरिज ऑफ द टू डॉटर्स ऑफ द ऑल ऑफ द। अब ये इसने क्या किया था कि इसने डबल ऑनर दिया था, डबल मैरिजेस हुए थे, डबल मैरिजेस किसके हुए थे? द ऑल ऑफ ऑल ऑफ द वो कैस्टर ऑल ऑफ द वॉरकेस्टर के जो दो डॉटर्स थे, द टू डॉटर्स के, उन दोनों की शादियां हुई थी। सो इट इज़ इनफ टू से दैट द स्पाउसल सॉन्ग, इसको हम स्पाउसल सॉन्ग भी कह सकते हैं। स्पाउसल सॉन्ग, इसको हम स्पाउसल सॉन्ग भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली सेकेंड टू द एपिथेलियन एंड टू नो अदर्स। इसको टू अप्रिशिएट कॉलेज प्रेस, इसने कहा कॉलेज ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। इसके अलावा जो स्पेंसर ने कुछ हैम्स भी लिखे थे, द फोर हैम्स, द फोर हैम्स टू लव एंड ब्यूटी। अब ये क्या था कि इसका द लास्ट ऑफ हिज पब्लिकेशन, two of these hymns Spencer says were written in the greener days of his youth, as they were in a praise of the earthly love and earthly beauty. His better judgment disapproved of them, so he amended them and added two more in honor of heavenly love and heavenly beauty. It is necessary to understand this change as it has a direct bearing on the Spencer philosophy of beauty as expressed in his work.
So Spencer, as a child of Renaissance, was a passionate lover of beauty in all forms, particularly beauty in women. So he was also a Puritan and thou up refined one. His conscience troubled him. He was torn by a conflict between paganism and Christianity. In order to reconcile the conflicting claims of the flesh and the spirit, he took refuge in the idealistic doctrine of Plato, who had identified supreme beauty with virtue. It is this spiritual conception of love and beauty that finds its loftiest expression in this hymn. Beauty here is not so much the beauty of the moral body as that of the immortal spirit. So this work is one of the most beautiful work he has written. जो स्पेंसर का जो सबसे बेहतरीन जो काम था, जिसको हमें पता है, जो उसका जो मैग्नम ओपस था, वो ये था द फेरी क्वीन। अब फेरी क्वीन कौन सा वर्क था? फेरी क्वीन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली जब सर वाल्टर रॉरे को जब उसने ख़त लिखा था, उसमें उसने डिस्क्राइब किया था एक प्लान को, एक मंसूबे को, कि वो फेरी क्वीन लिखेगा। और स्पेंसर ने साथ में ये कहा था कि उसका मकसद है कि वो फैशन करे, एक ऐसे जेंटलमैन, टू फैशन अ जेंटलमैन नोबल पर्सन, वो नोबल पर्सन जो वर्चूज करते हैं, एंड जेंटल डिसिप्लिन। सो इन अनदर वर्ड्स, ये स्पेंसर ये चाहता था कि वो पोर्ट्रे करे द आइडियलिस्टिक जेंटलमैन को वो अपने काम इस फेरी क्वीन में वो पोर्ट्रे करे, डिस्प्ले करे। सो इस मकसद के लिए उसने क्या किया कि उसने किंग आर्थर की जो स्टोरीज थी उसको सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि किंग आर्थर जो इंसान था, जिसको अभी हमने पिछले लेक्चर्स में मॉडल दी ऑटर्स में और लेमन ब्रेड्स में हमने डिस्कस किया कि किंग आर्थर वो इंसान था जो एक आइडियलिस्टिक जेंटलमैन था, और हु वाज to exhibit in his person so before he became a king। so वो किस किस्म था? एक magnificence, एक magnanimity थी उसमें, which according to the Aristotle is the perfection of all the 12 all the 12 ethical and private moral virtue। जो एरिस्टोटल ने जो 12 वर्च्यूज़ को डिस्कस किया था, वो सारे 12 वर्च्यूज़, इथिकल वर्च्यूज़ मौजूद थे किस में? किंग आर्थर में मौजूद थे। तो ये जो फेरी क्वीन था वाज सेड टू फोर्थ दिस 12 वर्च्यू इन 12 बुक्स। उसका जो इरादा था कि हर एक वर्च्यू को एक वर्च्यू एक बुक के लिए, तो इस तरह से ये जो आइडिया था 12 बुक, फेरी क्वीन का 12 बुक लिखने का एक इरादा था। तो इसमें 12 बुक्स सेकेंड पार्ट, लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट था कंसिस्टिंग प्रिज्यूमेबली ऑफ द सेम नंबर ऑफ बुक्स वाज टू डील विद द पॉलिटिक्स एंड पब्लिक वर्च्यू ऑफ द आर्थर आफ्टर बिकम अ किंग। पहले 12 वर्च्यूज़ में वो पहले 12 जो बुक्स थे उसमें 12 वर्च्यूज़ जो ज़रूरी थे किंग आर्थर के लिए, और जब वो किंग बनता है और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स में अच्छा था, तो 12 बुक्स उसके बारे में थी। तो ये तकरीबन जो आइडिया था 24 बुक्स का था। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर ही बिकेम अ किंग, लेकिन नथिंग ऑफ द सेकेंड पार्ट, ओनली 6 ऑफ द प्रोजेक्टेड 12 बुक्स ऑफ द फर्स्ट वर कंप्लीट। सिर्फ 6 बुक्स कंप्लीट हुए थे पहले पार्ट्स के। सेकेंड पार्ट का ये जो पहला पार्ट था इसके 12 बुक्स कंप्लीट नहीं हुए, और जो सेकेंड पार्ट था वो तो बिल्कुल मुकम्मल लिखा भी नहीं गया था। सो प्लॉट किस तरह से होता है इसका, अगर हम इस फेरी क्वीन की अगर हम प्लॉट की बात करते हैं, कि प्लॉट क्या है। सो प्रिंस आर्थर फॉल इन लव। प्रिंस आर्थर जो होता है यहाँ पर प्रिंस, अब यहाँ पर फ़िलहाल तो किंग नहीं बना हुआ है आर्थर, यहाँ पर फ़िलहाल वो कौन होता है? प्रिंस आर्थर। है यहाँ पर। अब ये फॉल्स इन लव विथ हुम, फॉल्स इन लव विद होम, विद विद ग्लो ग्लोरीना द फेरी क्वीन, जिसको हम द फेरी क्वीन कहते हैं, द फेरी क्वीन भी कहते हैं, द फेरी क्वीन। अब हुम ही सीज अ ड्रीम, जो उसको आर्थर उसको अपने ख्वाब में देखता है। अब आर्थर एक जर्नी पर निकलता है, और किस लिए निकलता है? जर्नी के उसके दरबार में पहुंच जाए। अब उसका दरबार कहाँ पर होता है? उसका कोर्ट कहाँ पर होता है? फेरी लैंड में, जहाँ पर वो ही इज़ होल्डिंग एनुअल 12-डे फेस्टिवल, जहाँ पर एक 12 एनुअल 12-डे फेस्टिवल वो मुनक़िद करती हैं, और हर एक दिन पर
एक नाइट रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द वर्च्यू, कि एक नाइट होता है अ नाइट, एक नाइट, नाइट मीन्स बहादुर किस्म का जो फाइटिंग फॉर द ऑनर ऑफ द, फॉर द ऑनर, फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल है। अब वो प्रेजेंट करता है एक वर्च्यू को, और उसको एक एडवेंचर अंडरटेक किया जाता है। आर्थर इज ब्रॉट इनटू दीज एडवेंचर्स, आर्थर को भी वहाँ पर लेके आ जाता है, इन विच एंड सक्सेसफुली थ्रू हिज एड। So this seems to have been the plan as explained in the letter refer to Raleigh। ये इस किस्म का एक प्लान था, एक मंसूबा था जो उसने बनाया था। यहाँ पर हम ये जो 6 बुक्स हैं, हम इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो जो 7 जो वर्चुअस थे जो उसको डिस्कस किया गया था। तो नाइट्स क्या करता है कि नाइट्स इंटेंडिंग टू फुलफिल द गैप एंड द राउंड ऑफ द स्टोरी इज लास्ट फॉर द 12 बुक्स ऑफ विच नोज वी ओनली नो द 6 बुक्स। तो पहले बुक्स में क्या होता है, यहाँ पर फिलहाल मैं लिख लेता हूँ बुक नंबर फर्स्ट। पहले बुक में क्या होता है कि पहले बुक में द एडवेंचर ऑफ द एडवेंचर ऑफ द रेड क्रॉस, एडवेंचर ऑफ द रेड क्रॉस नाइट होता है। रेड कौन होता है, कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, होलीनेस को, होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। हु प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है, हु प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, हु प्रोटेक्ट्स योना, जो योना को प्रोटेक्ट करता है। अब योना कौन होती है, योना एक योना, हम इसको रिलीजियस की मीनिंग्स में हम ले सकते हैं। योना कहते हैं ट्रू रिलीजन को, ट्रू रिलीजन को। ये ट्रू रिलीजन कौन सा रिलीजन होता है, एक्चुअली ये प्रोटेस्टेंट चर्च होता है, प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। और अगेंस्ट, अगेंस्ट हुम, किसके किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट against against the against the enchanter or the hypocrisy and ड्यूसा, किसके अगेंस्ट उसको प्रोटेस्ट करता है, ड्यूसा जो कैथोलिक कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो या फॉल्सहुड, जो रोमन चर्च हुड था वो क्या था, फॉल्स था, एंड ट्रू योना था जो रोमन अकॉर्डिंग टू हिम वो प्रोटेस्टेंट चर्च था। सेकंड बुक में, यहाँ पर सेकंड बुक जब हम रीड करते हैं तो सेकंड बुक में अब यहाँ पर जो एडवेंचर्स आता है वो किसका होता है, सर गयून, सर गयून और द टेम्परेंस, जिसको सरगयून या फिर सिंबॉलिकली इसको हम कहते हैं टेम्परेंस, टेम्परेंस। अब ये इसका क्या मतलब है कि ये विज़िट करता है एक केव, ये जाता है कहाँ पर जाता है, केव ऑफ केव ऑफ मैमन, ये केव ऑफ मैमन में जाता है। एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ एक्रीजिया आर द इन टेम्परमेंट्स एंड हर पावर ऑफ ब्लीस। यहाँ पर उसकी जो एडवेंचर्स होती हैं केव ऑफ मैमन्स में चली जाती हैं। जो यहाँ पर हमारे पास जब बुक नंबर थर्ड आता है, और थर्ड बुक में हमारे पास क्या होता है कि द एडवेंचर ऑफ अ फीमेल नाइट, यहाँ पर एडवेंचर ऑफ अ फीमेल, एक फीमेल नाइट भी आती है, एडवेंचर ऑफ अ फीमेल फीमेल नाइट। अब फीमेल नाइट कौन होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्रीट ब्रीटो ब्रीटो मार्टिस, ब्रिटोस मार्टिस, और आर द चेस्टिटी, जिसको हम चेस्टिटी भी कहते हैं, क्योंकि उसके एडवेंचर्स में उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस मिलती हैं, लेकिन वो अपनी चेस्टिटी को ख़राब नहीं करती। तो ये उसकी एडवेंचर्स होती हैं। बुक नंबर 4 में हमारे पास जो बुक नंबर 4 है, बुक नंबर 4, अब बुक नंबर 4 में कौन होता है हमारे पास, द लेजेंड ऑफ ट्रीमोंड, द लेजेंड ऑफ द लेजेंड ऑफ ट्रियामोंड,
एंड कैम्बल है, ट्रियमोन एंड कैम्बल है, जो सिंबलाइज करते हैं किस चीज़ को, फ्रेंड फ्रेंडशिप को ये लोग सिंबलाइज करते हैं। और बुक नंबर 5 में हमारे पास बुक नंबर 5 में कौन है, बुक नंबर 5 में हमारे पास द एडवेंचर्स ऑफ अर्तगल, द एडवेंचर ऑफ अर्तगल, अर्तगल द एडवेंचर्स ऑफ अर्तगल है हमारे पास। और जो चीज़ जो एक्चुअली जस्टिस को रिप्रेजेंट, अर्तगल मींस जस्टिस को वो लोग सिंबलाइज करते हैं विद द रेफरेंस टू द वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द एलिजाबेथ रेन। और बुक नंबर 6 में हमारे पास बुक नंबर 6 में हमारे पास है एक्चुअली द एडवेंचर ऑफ सर कैलिडोर। और सर कैलिडोर, सर एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास है बुक नंबर 6 में सर कैलिडोर, जो एक्चुअली कर्टिसी को, जो एक्चुअली में फिलिप सिडनी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आइडिया था 6 बुक का, और इसी 6 बुक से हमें, और बुक्स नंबर 6 में एक्चुअली ये सर कैलिडोर होते हैं जो कर्टिसी को रिप्रेजेंट करता है। सो फेरी क्वीन जो था ये इंस्पायर था ओरिस्टियो ऑरलैंडो फ्रूसिया के, जो एक इटालियन पोइट था, बट इट डिफर्स फ्रॉम द इटालियन मॉडल इन दैट इट इज़ नॉट मेयरली अ रोमांस बट एन एलेगोरिकल रोमांस। ये सिर्फ रोमांस नहीं था, बट एक्चुअली ये क्या था, ये एलेगोरिकल रोमांस था, एलेगोरिकल रोमांस था। और ये एक एलेगोरिकल रोमांस था। उसी एलेगोरिकल रोमांस में इसने स्पेंसरियन स्टेंजा को इन्वेंट किया हुआ था, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी थी, इसमें बहुत ही रेयर किस्म की ब्यूटी थी। वी गेट द वेरी रेयर टाइप ऑफ ब्यूटी। और इसके अलावा हमारे पास है, इट हैज़ बीन मच यूज्ड बाय नियरली ऑल आवर पोइट्स इन देयर बेस्ट वर्क। सो द न्यू स्टेंजा वाज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म, जिसके हमारे पास ऑक्टेव रिमा है, 8 लाइन्स स्टेंजा, जो बहुत ही क्लोज रिजेंबल है टू वन ऑफ द चौसर म्यूजिकल वर्स फॉर्म इन द मॉन्क टेल। तो स्पेंसर स्टेंसर जो था वो 9 लाइन्स का था, 8 और 5 फीट ईच, एंड द लास्ट ऑफ द 6 फीट, जिसमें हमारे पास जो राइमिंग थे इस स्टेंजा की, ए बी 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 सी बी सी सी, इस तरह से ये राइमिंग स्कीम था। तो मुख्तलिफ़ किस्म जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, नेचर, इमेजरी, सिम्बॉलिज़म। अब स्पेंसर ग्रुप क्या था यहाँ पर, फिर आगे हमारे पास प्यूरिटन में हमारे पास स्पेंसरियन ग्रुप भी आ जाता है। अब स्पेंसरियन ग्रुप क्या है, स्पेंसरियन ग्रुप वो है जो मिडिवल को मिडिवल के रेफरेंसेस ले मिडिवल से, इसके अलावा इमेजरी, डिस्क्रिप्शंस, विविड नैरेटिव्स, ये सारी चीज़ें अगर हमें जिस भी राइटर के पहुँचा है, जॉन कीट हो या फिर जॉन डॉन हो या कोई भी हो, तो हम उसको स्पेंसरियन ग्रुप में हम इसको शामिल करते हैं, इसलिए कि जस्ट बिकॉज एलेगोरिकल, मिडिवलिज्म, रेफरेंसेस, सिम्बॉलिज्म, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये स्पेंसर ने यूज़ की थी अपने वर्क में। स्पेंसर जो था वो उसको हम ले सकते हैं कि वो अपने दौर का, स्पेंसर टू हैव बीन अ टीचर, अपने दौर का वो क्या था, वो टीचर था। ही वॉज अ टीचर ऑफ हिज एज। अब इसको टीचर ऑफ हिज एज क्योंकि उसने अपने एज को मोरलाइज करने की कोशिश की थी। क्यों, ही वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट इनकम्पेरेबल पेंटर ऑफ एंड म्यूजिशियन इन वर्स, कि वो पेंटर था, उसने हर एक चीज़ को पोर्ट्रे किया था अपने वर्सेस में। और उसकी जो अल्फाजों की जो खूबसूरती थी, उसकी जो हारमोनियस थी, स्टेंजा में जो उसकी जो हारमोनी थी, फ्रेमिंग देम, ही हैज़ नो इन इक्वल इन इंग्लिश पोइट्री। और लगता ऐसा था कि ही पोजेस द अनलिमिटेड कैपेसिटी, उसके अनलिमिटेड कैपेसिटी थी कि वो टू थ्रो आउट सच स्टेंजा, क्योंकि उसमें म्यूज़िक था, music by hundreds. So it is by virtue of this seemingly inexhaustible power of producing pictorial and rhythmatic beauty that he has been called the poet poets. स्पेंसर को हम
पोइट्स पोइट्स पोइट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और स्पेंसर जो था उसका कंपैरिजन चौसर से किया जाता है कि चौसर जो था वो चौसर और स्पेंसर में दो बातें बहुत अहम थी। दोनों की रीडिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग थी। और यू नो वो पास्ट को पढ़ते थे। और लेकिन चौसर जो था उसने पास्ट को पढ़ा, प्रेजेंट को उसने ऑब्जर्व किया एंड होप फॉर द बेटर फ्यूचर, फ्यूचर को आगे देख रहा था कमिंग। लेकिन स्पेंसर ऐसा था कि उसने पास्ट को पढ़ा एंड ही लिव्स इन द पास्ट, इन द ग्लोरी, इन द आइडियल ऑफ द पास्ट, इन द आइडियल ऑफ द मीडिएवल, उसमें ही रह रहा था। तो अगर हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, स्पेंसर की पोइट्री की क्वालिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो चीज़ है, एक तो परफेक्ट परफेक्ट मेलोडी, यहाँ पर एक परफेक्ट मेलोडी भी मेलोडी वो हमें देखने को मिलती हैं कि उसमें और दूसरा उसमें रेयर सेंस ऑफ रेयर ब्यूटी, रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी, रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी ये भी है, रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी ये भी है। थर्ड थर्ड नंबर पर अगर हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, इसकी स्प्लेंडिड इमेजिनेशन, स्प्लेंडिड इमेजिनेशन, स्प्लेंडिड imagination, or which could gather into one poem heroes, knights, ladies। वो क्या करता है कि एक पोएम्स में हीरोज, नाइट, ड्वार्फ, फेरीज, डीमंस, ड्रैगन्स, ये सब को एक फ्रेम में लाकर खड़ा कर सकते हैं। उसकी जो इमेजिनेशन है, क्लासिक माइथोलॉजी, शेवलरी, इसके अलावा और भी पहुंचा दी। और जो फोर्थ नंबर पर उसकी जो चीज़ है वो है हमारे पास लॉफ्टी, यू नो, लॉफ्टी मॉरल, लॉफ्टी मॉरल प्योरिटी, लॉफ्टी मॉरल प्योरिटी एंड हाई सीरियसनेस, जो चौसर में लैकिंग हो रही थी। देयर वाज नो हाई सीरियसनेस इन चौसर अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, हाई सीरियसनेस थी। एंड फिफ्थ नंबर की क्वालिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसकी डेलिकेट idealism, delicate idealism, Chaucer was the idealistic, Spencer was the idealistic, Chaucer was the realistic. There is a difference between Chaucer and Spencer. Chaucer was realistic, he portrayed the character as as they are, but Spencer was talking about something ideal, the ideal of the beauty, the ideal of the knight, the ideal of the queen, the ideal of the religion, everything he want to be in a very idealized form। तो उसके जो था वो उसमें आइडियलाइज थी, विच कुड मेक ऑल द नेचर एंड एवरी कॉमन थिंग ब्यूटीफुल। तो ये जो था ये चौसर की पोइट्री की हम करेक्टरिस्टिक्स थे। इसको अगर हम याद करें, ये मतलब हम समझ जाए तो फिर स्पेंसर को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि स्पेंसर जो था वो उसमें आइडियलिज्म थी, उसका जो लव ऑफ ब्यूटी था, उसकी जो एक्विजिट मेलोडी थी, इसकी वजह से इसको, अभी मैंने कहा कि इसकी वजह से इसको पोइट कहा जाता था। कंपैरिजन अगर हम चौसर के साथ करते हैं तो चौसर जो था वो बस पोइट भी था और मैन ऑफ अफेयर भी था। यहाँ मैं लिख लेता हूँ चौसर जो था, चौसर। अब चौसर कौन था? चौसर एक पोइट भी था, चौसर एक पोइट भी था एंड मैन ऑफ अफेयर भी था, मैन ऑफ अफेयर भी था चौसर। और इसके अलावा चौसर जो था विद द लेटर प्रीडोमिनेंट, क्योंकि मैन ऑफ अफेयर जो था उसमें वो पॉलिटिकली डिप्लोमेट था, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था देन कंपैरेटिवली पोइट्री। तो इसलिए डीलिंग लार्जली विद द एंशिएंट एंड मिडिवल मटेरियल। और वो क्या कर रहा था कि उसने पास्ट को देख लिया था, लेकिन वो मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, वो अपने मॉडर्न तरीके से अपनी ज़िंदगी को देख रहा था। लेकिन जो स्पेंसर था, स्पेंसर वो भी बिजी मैन था, बिजी मैन ऑफ अफेयर था, लेकिन उसके अंदर जो पोएट था या स्कॉलर था वो अब पॉलिटिक्स से ज़्यादा उसकी लाइफ में जो चीज़ें ज़्यादा प्रिडोमिनेंट हो रही थी, उसकी पोइट्री हो रही थी, उसकी जो आर्टिस्टिक स्किल्स थे वो प्रिडोमिनेंट हो रहे थे।
और चौसर की तरह उसने भी क्लासिक को एंड कंटेम्प्रेरी फ्रेंच इटालियन राइटर्स को स्टडी किया हुआ था, लेकिन इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग हिज मटेरियल टू प्रेजेंट हिज कंडीशन, उसने क्या किया कि ही मेक्स पोट्री मोर आर्टिफिशियल इवन देन हिज फॉरेन मॉडल, क्योंकि चौसर लुक्स अबाउट हिम एंड डिस्क्राइब लाइफ एज ही सीज इट, स्पेंसर ऑलवेज लुक बैकवर्ड फॉर द इंस्पिरेशंस, ही लिव्स ड्रीमरली इन द पास्ट, मीन वो हमेशा पास्ट में ही रहता था, वो प्रेजेंट में आया ही नहीं था, वो पास्ट में रह रहा था, एंड इन अ realm ऑफ प्योरली imagery इमोशंस एंड एडवेंचर्स। तो ये लाइक चौसर ही इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्ट वर्कमैन, बट इन रीडिंग चौसर वी थिंक chiefly of his natural character and his ideas, while in reading Spencer we think of the beauty of expression, the exquisite Spencerian stanza and the rich melody of the Spencer words have made him model of our modern poet. Thank you so much for today's lecture. If you have any questions, so you can ask me.